आ रही है पीछे से पहचान। आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपके सामने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में सबसे बड़े विश्वासघात और आज तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले, फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। इस घोटाले की न्यूनतम लागत 1.5 लाख करोड़ रुपया है। इस फ्रॉड के स्कैम के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को एक निजी कॉरपोरेट घराने को स्थानांतरित करने की एक महासाजिश रची गई। इस साजिश में कौन कौन हिस्सेदार है, कौन कौन किरदार है, उनका क्या रोल है, मैं सिलसिलेवार इसका आज आपके सामने खुलासा करूंगा। लेकिन यह जो स्कैम है, ये मेरे लिए पॉलिटिक्स से परे है। यह मेरे पिता छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी की विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। यह उनका ही सपना था जिसने नगरनार में बस्तर के पहले और शायद इकलौते इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की नींव रखी। उनका सपना ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी, औद्योगिक आत्मनिर्भरता लाना था। सबसे महत्वपूर्ण उनकी दूरदर्शिता ने इस संपत्ति की, एनएमडीसी में जो स्टील प्लांट बनाया गया है नगरनार में, उसकी सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय सुरक्षा कवच, एक अद्वितीय व्यवस्था सुनिश्चित की थी। उन्होंने इस गारंटी को संस्थागत रूप दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार एनएमडीसी स्टील प्लांट की जमीन, जिस जमीन पर स्टील प्लांट बनाया जा रहा है, उसकी स्थायी मालिक बनी रहे। यह हमारी एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी, रणनीतिक ढाल थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि एनएमडीसी कभी भी प्लांट को किसी तीसरे पार्टी को, थर्ड पार्टी को बेचने पर विचार ही नहीं कर सकता। यह जनता की एक अंतिम सुरक्षा थी, एक सूर्य कवच थी। आज मैं प्रदर्शित करूंगा कि कैसे इस सुरक्षा को व्यवस्थित रूप से खत्म किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हमारे राज्य की कीमती संपत्ति को एक निजी कॉरपोरेट घराने आर्सेनल निट्टल निप्पॉन स्टील को हस्तांतरित करने
कि एक ग्रैंड डिजाइन, एक भव्य योजना बनी। मैं इस विश्वासघात को एक विस्तृत साक्ष्य आधारित कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप जो लोग थोड़ा विलम्ब से आए हैं, आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आज आपके सामने पर्दाफाश करने जा रहा हूं, एक्सपोज करने जा रहा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल स्कैम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, उसका पर्दाफाश मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1, बिंदु क्रमांक 1, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि यह हमारे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय दुराचार, फाइनेंशियल फ्रॉड क्यों। सबसे पहले नगरनार स्टील प्लांट, इसमें देश के करदाताओं का, हमारे टैक्स पेयर्स का 26,000 करोड़ रुपए की भारी राशि का निवेश किया जा चुका है। दूसरा पॉइंट, बेलाडिला लौ अयस्क खदान क्रमांक 4, इसको 2022 में आर्सेनल मित्तल कंपनी को आवंटित किया गया। इसमें 150 मिलियन टन उच्च ग्रेड लौ अयस्क है, जिसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपीस है। बेलाडिला लौ अयस्क खदान क्रमांक 5, इसको भी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्सेलर मित्तल कंपनी को अलॉट किया। इसके में भी 140 मिलियन टन उच्च ग्रेड लौ अयस्क है, जिसकी अनुमानित मूल्य 40,000 करोड़ रुपीस है। भविष्य में जो होने वाली राजस्व की हानि है, पॉइंट नंबर 4, इन दोनों खदानों से 7 to 10 MTPA 7 से 10 मिलियन टन प्रति वर्ष की संयुक्त उत्पादन क्षमता राज्य के खजाने के लिए वार्षिक राजस्व में हजारों करोड़ों की हानि का प्रतिनिधित्व करती है। पॉइंट नंबर 5, अवसंरचना एवं सहायक मूल्य, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी वैल्यू, जो फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, एसोसिएटेड एसेट्स है, इसकी भी अनुमानित लागत करीब 40,000 करोड़ रुपया है। तो मिनिमम अगर हम देखें तो जो स्कैम के माध्यम से एक कंपनी को सौंपा जा रहा है, उस एसेट का मूल्य, जो एसेट छत्तीसगढ़ की जनता की संपत्ति है, उसका मूल्य
1.5 लाख करोड़ रुपया है। यह पैमाना छत्तीसगढ़ के सभी पिछले घोटालों को नगण्य बना देता है। हम वास्तविक समय में राज्य की संपदा के संगठित संपोषण के साक्षी बन रहे हैं। This scale of scam renders all previous scandals in Chhattisgarh insignificant. We are witnessing the orchestrated liquidation of our state wealth in real time. इस स्कैम का जो दूसरा पार्ट है उस पर हम आते हैं। मैंने अभी पहले पार्ट में आपको बताया कि क्या वैल्यू इन्वॉल्व। दूसरा पार्ट जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का पब्लिक डिसेप्शन है, जो उन्होंने खुले मंच में जनता के साथ सार्वजनिक छल किया है, उसका मैं खुलासा कर रहा हूं। 3 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी नगरनार की धरती पर खड़े होकर उन्होंने राष्ट्र को एक गंभीर घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, और ये मेरे शब्द नहीं उनके शब्द हैं, भारत सरकार इस प्लांट का निजीकरण नहीं करने जा रही है। यह प्लांट छत्तीसगढ़ के लोगों और देश का है और ऐसा ही रहेगा। देश के लोग इसके मालिक हैं। The central government is not going to privatize this plant. This plant belongs to the people of Chhattisgarh and the country, and it will remain so. The people of the country are its owners. पहला पॉइंट, वैल्यू क्या है स्कैम की। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री का पब्लिक स्टैंड नगरनार स्टील प्लांट को लेकर क्या है। बिंदु क्रमांक 3, जो दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी के इस पब्लिक स्टैंड का सीधे सीधे खंडन करते हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एनएसएल कंपनी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की रिपोर्ट 29 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट है। आज से 14 दिन पहले एजीबीएम की रिपोर्ट एनएमडीसी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा सबमिट की गई। उसमें आंकड़े दिए गए हैं और मैं इन आंकड़ों पर बाद में आऊंगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके 8वें पैराग्राफ में जो लिखा है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स in its meeting dated October 27, 2016, gave in principle approval for strategic disinvestment of several CPSEs, including the NISP unit of NMDC Limited. Subsequently, on 14th October 2020, CCEA gave its in-principle approval to the demerger of NISP from NMDC and strategic disinvestment of the resulting entity by selling entire stake of Government of India. As per, और ये important part है,
as per the preliminary information memorandum and request for expression of interest invited, Government of India had decided to divest its 50.79% shareholding in resulting company NMDC Steel Limited or NSL, along with management control to strategic buyer. Additionally, Government of India shall offer 10% stake in resulting company to NMDC Limited after the strategic buyer has been identified through the bidding process. यह अभी 14 दिन पहले NMDC ने अपनी एनुअल जनरल बॉडी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ये जो NMDC का स्टील प्लांट है, इसको पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, जिसके परिपालन में विभिन्न कंपनियों से उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया जा रहा है। अब मैं सरल शब्दों में समझाऊंगा इसमें क्या इसका सार है। बहुत कुछ क्लिष्ट अंग्रेजी में लिखते हैं और जितनी क्लिष्ट अंग्रेजी होती है, जितने लंबे लंबे उतने ही बड़े तथ्यों को, बातों को भी जनता से छुपाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो CCA मतलब भारत की कैबिनेट के निर्णय के अनुसरण में इस कंपनी को अंजाम देने के लिए एक पूर्ण सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। भारत सरकार की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत इसका निजीकरण मतलब 90% जो इसका स्टेक है वो एक प्राइवेट पार्टी को दिया जाएगा और केवल 10% स्टेक भारत सरकार का रहेगा। अब ये जो बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश हो रहा है, ये विनिवेश नहीं हो रहा है, ये आउटराइट इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसका निजीकरण किया जा रहा है। इस हस्तांतरण का तंत्र सरल अंकगणित में उजागर होता है। जो पूर्व मौजूदा हिस्सेदारी है, NMDC वर्तमान में NSL का इस पूरे स्टील प्लांट में 60.79% हिस्सा रखती है। अभी तक जो विनिवेश हुआ है वो 39.21% है, जो पहले ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हस्तांतरित किया जा चुका है। अब जो इस विश्वासघात का अंतिम कार्य है, जो ये प्रस्ताव है, जो NMDC का 60.79% है, उसमें से 50.79% अब एक निजी कंपनी को देने का फैसला किया गया है। मतलब अब NMDC की जो हिस्सेदारी है वो सीधे सीधे 60.79% से घटकर 10% हो जाएगी और शेष हिस्सेदारी एक निजी कंपनी ArcelorMittal को दी जाएगी। ऐसा इसकी पूरी भूमिका बन चुकी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ArcelorMittal को ही देने के लिए ये पूरा परिपंच रचा गया है, इस पर मैं अब आपको जो मेरा बिंदु क्रमांक 4 है, एक तरह से देखा जाए तो मैं एक के बाद एक पर्दे खोल रहा हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। बाद में आपको इसको सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा, पर अभी मुझे आपके सामने ये सारे तथ्य रखना जरूरी है। बिंदु क्रमांक 4,
अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार से जो ये कंपनी है अभी इस साल उन्होंने काम करना चालू किया है। जब पहला उनका रिपोर्ट आया एनुअल टर्नओवर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिपोर्ट, तो सीधे इस कंपनी का 26 करोड़ रुपए का मुनाफा था। पर जैसे ही इसका विनिवेश नहीं, इसका निजीकरण करने का निर्णय लिया गया, इसका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर रिपोर्ट है उसमें सीधे ये 26 करोड़ रुपए का मुनाफा 100 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में भी परिवर्तित हुआ। ये क्यों हुआ? फाइनेंशियल सर्वोटाज पूछकर इस कंपनी का वैल्यूएशन कम किया जा सके और सस्ते में इसे अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को बेचा जा सके। मैंने रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है, इसके जो आंकड़े हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो ऑडिट फाइल हुई है वो भी है। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही वित्त वर्ष 2000 यानी जो अप्रैल से जून 2025 का रिटर्न है, उसमें प्लांट ने 26 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो उसकी व्यवहारिकता और सफलता को प्रदर्शित करता है। दूसरी तिमाही वित्त वर्ष मतलब जुलाई से सितंबर 2025 की रिपोर्ट, इसमें आप देखेंगे कि करीब 107 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया। मैं आज आपके माध्यम से उजागर करना चाहता हूं कि ये घाटा, ये जो मुनाफे वाली कंपनी थी, ये घाटा कैसे देने लगी। इसका सीधा कारण है कि कंपनी को स्टील बनाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार कहां है? हमारे छत्तीसगढ़। लेकिन एनएमडीसी बोर्ड ने निर्णय लिया कि यहां का कोयला ना आयात करके वो विदेश से इंपोर्टेड कोल आयात करेगी, और इसके लिए उनके द्वारा एक न्यूयॉर्क की अमेरिकी कंपनी को वेंडर नियुक्त किया गया। अभी जो बात सामने आई है कि जिस कंपनी को 120 करोड़ रुपए का कोयला आयातित करने के लिए नियुक्त किया गया था, उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। न्यूयॉर्क का जो बैंक अकाउंट दिया गया, जो एड्रेस दिया गया, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो है ही नहीं। जब ये मामला हम एनएमडीसी के उनके समक्ष रखा तो उन्होंने इसको साइबर क्राइम का मामला बताया कि ये साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन हेराफेरी कुछ हुई है। पर एनएमडीसी कोई भोली भाली जनता तो है नहीं कि इतना बड़ा ठेका बिना सोचे समझे किसी को भी दे देगी। ये कोई साइबर क्राइम नहीं है, ये सीधे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आपराधिक उल्लंघन श्रेणी में आता है, जिसकी जांच सीबीआई, ईडी या ऐसी कोई सक्षम संस्था को करनी चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम की टीम को। तो आपने देखा ये जो चौथा पर्दाफाश किया है कि किस प्रकार से एक जालसाजी से अनुबंध किया गया, एक बेतुका अनुबंध किया गया, और किस प्रकार से कानून के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया। यह एक क्लासिक रणनीति है जिसको हम बोलते हैं फायर सेल। जब किसी चीज में आग लग जाती है तो उसका वैल्यू अपने आप बड़ी तेजी से गिर जाता है, तो पहले कंपनी में आग लगा दो, उसका वैल्यूएशन गिरा दो,
ताकि अपने दोस्तों को उसको सस्ते में आप बेच सकें। अब जो मेरा 5वां बिंदु है, द ग्रैंड डिजाइन, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको केवल कोई एक व्यक्ति स्थानांतरित नहीं कर सकता। इस स्कैम में 3 स्टेट गवर्नमेंट्स, 3 केंद्रीय मंत्रालय और स्वयं प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी किस तरह लिप्त है, इसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अब अगर हम इसका क्रम देखें तो दिसंबर 2024 को आर्सेलर-मित्तल कंपनी ने चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार के साथ एक अनुबंध किया, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 17 MTPA का स्टील प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया गया। इसके पहले चरण में 8.7 MTPA के स्टील प्लांट को लगाने का प्रपोजल दिया गया। तो मैं अब जो पिछले 14 दिनों में घटना हुआ वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। जो पहला क्रम है उसमें आपने देखा कि ये AGBM रिपोर्ट सबमिट हुई, फाइल हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि NMDC इसका विनिवेश करेगी। इसका विनिवेश नहीं, इसको सीधे इसका निजीकरण करेगी। 1 नवंबर 2025 को आप देखेंगे कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 1 नवंबर 2025 को जो किरंदुल अनकापल्ली स्लरी पाइपलाइन है, इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया। मतलब जो स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 70,000 करोड़ रुपया है, उसका जो लॉ अयस्क है वो छत्तीसगढ़ के किरंदुल इलाके से बेलाडीला क्रमांक 4 और 5 की जो खदानें आर्सेलर-मित्तल को पूर्व में दी जा चुकी है, उससे वहां ले जाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें आयरन ओर को स्लरी के रूप में पानी के बहाव से वहां पर ले जाया जाएगा। इसके लिए इस पाइपलाइन को सुकमा जिले, ओडिशा के मलकानगिरी जिले और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले, ये 3 राज्यों के अलग अलग जिलों में जो वन क्षेत्र है उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस कंपनी को दी गई। और उसके पश्चात ठीक 7 दिन बाद 7 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय ने ये किरंदुल अनकापल्ली स्लरी पाइपलाइन को भी इन प्रिंसिपल अनुमति दे दी। और उसके 2 दिन बाद 9 नवंबर 2025 को एक गेजेट अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, ये 2 जिले छत्तीसगढ़ के, मलकानगिरी ओडिशा में जो जिला है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला, अनकापल्ली जिला, अल्लूरी सीताराम राजू जिला में जमीन अधिग्रहण को अधिकृत किया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 29 अक्टूबर से लेकर
9 नवंबर के बीच 10 दिनों में 3 राज्य सरकारों ने, 3 अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों ने इस पाइपलाइन को अपनी मंजूरी दे दी। अब मैं अपनी बात के मुख्य बिंदु पर आता हूं। हम मांग कर रहे हैं कि पहली मांग, ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। इसमें जो 2020 को जमीन बिक्री की गई, जो 120 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया एनएमडीसी के इस प्लांट में, उसका सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग, ये जो एजीबीएम की रिपोर्ट है 29 अक्टूबर 2025 की, इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए और इसके लिए एनएमडीसी को सार्वजनिक रूप से अपने सीएमडी के जरिए माफी भी मांगनी चाहिए। और तीसरी मांग, ये जो 10 दिनों के भीतर 6 अलग अलग क्लियरेंसेस फटाफट दे दी गई, जिसमें बेलाडीला खदान आवंटन, स्लरी पाइपलाइन की इन्वायरमेंटल और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण की जो गजेट अधिसूचना जारी की गई है, इनको निरस्त किया जाना चाहिए। चौथी मांग कि आर्सेनल मित्तल या किसी भी कंपनी को जो एनएमडीसी अपना 50.79% हिस्सेदारी स्टेक बेचने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसको पूर्ण रूप से वापस लेना चाहिए। और जो 5वीं हमारी मांग है कि जो गैजेट में अधिसूचना जारी की गई है, उसको रद्द करते हुए पुनः गैजेट में अधिसूचना जारी हो कि एनएमडीसी स्टील प्लांट एनएसएल नगरनार स्थायी रूप से एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बना रहेगा। ये हमारी 5 मांगे हैं। मैं एक अंतिम चेतावनी और अल्टीमेटम भी देना चाहता हूं। एनएमडीसी के जो सीएमडी हैं, उनको मेरा आपके माध्यम से एक सीधा संदेश है। हम आपको इस छल और आपकी देखरेख में हुई वित्तीय धोखाधड़ियों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। परिणाम स्वरूप जब तक एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एनएसएल औपचारिक रूप से अपनी निजीकरण की योजना वापस नहीं लेता और कानूनी रूप से नगरनार को एक स्थायी पीएसयू के रूप में प्रतिबद्ध नहीं करता, आप जो एनएमडीसी के सीएमडी हैं को बस्तर क्षेत्र के लोगों के द्वारा पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता है। हम आपको तब तक बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने से वंचित रखेंगे। हम ये 30 दिन का अल्टीमेटम आज जारी कर रहे हैं। घड़ी अब शुरू होती है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम बस्तर के हर जिले में और उसके बाहर एक ऐतिहासिक और बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। हम अपने राज्य की, छत्तीसगढ़ की विरासत के संपोषण के मूक दर्शक नहीं बनेंगे। यह केवल एक निजीकरण नीति के खिलाफ विरोध नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। यह अजीत जोगी जी के सपने को पुनः प्राप्त करने और आर्थिक नियति को सुरक्षित करने का संघर्ष है, जो इस भूमि के हर एक छत्तीसगढ़िया का जन्म सिद्ध अधिकार है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपने 2020 का भी जिक्र किया।